हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीजीएस एग्ज़ाम पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आगामी जो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा है वह सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उसको इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम उसके सिलेबस को बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे और रणनीति को बताएंगे, और अगले वीडियो से हम टॉपिक वाइज और टॉपिक के अंदर भी जो सब टॉपिक दिए हुए हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, कवर करते चले जाएंगे। तो आइए हम पहले एक होल सिलेबस देख लेते हैं जो आयोग ने डिस्कशन किया है, जो आयोग ने आउट किया है। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि यह परीक्षा टोटल अगर हम देखें तो 100 नंबर की होने वाली है। उसमें देखिए, भाग 1 में अगर हम देखेंगे तो पंचायतों से संबंधित जो उत्तर प्रदेश के पंचायत है, संवैधानिक निकाय है, इनसे संबंधित मिला जुला करके इन्हीं से होने वाले हैं, और ये 65 मार्क्स के होने वाले हैं। और अगर हम देखें तो 15 नंबर का आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाएगा। उसमें से कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी और धारणाओं एवं इस क्षेत्र से समसामयिक जो भी नवाचार हुए हैं, कौन कौन लेटेस्ट सुपर फास्ट कंप्यूटर है, इन सबों से मिला जुला करके 15 क्वेश्चन आपको 15 नंबर के पूछे जाएंगे। और अगर हम भाग 3 में चलते हैं तो भाग 3 20 नंबर का होने वाला है, जिसका आप सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ चुका है। तो अब यह है उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सामान्य जानकारियाँ हैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और अगर हम देखें तो पंचायत का ही सिलेबस आपको सबसे लंबा देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, पहला अगर हम सिलेबस देखेंगे तो इसी को हम पूरा डिटेल तरीके से देखेंगे, और आइए इसको हम पूरा प्रॉपर तरीके से देखते हैं। जैसे भाग 1 में अगर हम देखें, और उसमें यह भी इसने दे दिया है कितने नंबर का किस सेक्शन से पूछा जाएगा। जैसे भाग 1 है तो इससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अब यह भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब देखिए, जैसे ये है पहला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। ये हो गया आपका मेन हेडिंग, मेन टॉपिक। अब इसके अंदर सब टॉपिक में क्या है कि मतलब इसने तो दे दिया कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास से संबंधित, कब से पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुई है, उसने कब उसको संवैधानिक रूप दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। उसी में अब अगर सब टॉपिक को देखें, जैसे इसमें दिया है कि परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत। परंपरागत का मतलब होता है ट्रेडिशनल जो पंचायत होती है उसी की बात कर रहा है। ठीक है, ट्रेडिशनल की बात कर रहा है। तो ट्रेडिशनल पंचायत और ब्रिटिश काल। तो ट्रेडिशनल पंचायत का मतलब क्या होता है कि ऐसा पंचायत जिसमें कोई बहुत नियम कानून की बात न रहा हो, ठीक है, बहुत बाध्यता वाली बात न रही हो। तो उस हिसाब से तो अब हम लोग अपने सिलेबस को डिस्कशन करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं, जैसे भाग 1 की अगर हम बात करें तो भाग 1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहला टॉपिक देखने को मिलेगा पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो ये आपका पूरा एक मेन टॉपिक्स हो गया। ठीक है, अब ये इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स है जो इसी के इर्द गिर्द सब देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें क्या समझेंगे, मोटी मोटी अगर हम समझें तो आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा कि जो अभी तक जैसे वैदिक समय में, मुगलों के समय में, ठीक है, और अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों के समय में क्या क्या इतिहास रहे हैं हमारे पंचायती राज व्यवस्था का, क्या उपबंध था। जैसे अगर आप देखेंगे वैदिक काल में तो सभा और समितियों का आपको उल्लेख देखने को मिलेगा, सभा और समिति का उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह पंचजन का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे आप जाएंगे तो आपको जब चाणक्य के समय में जाएंगे, मौर्य साम्राज्य में, उस समय भी आपको देखने को मिलेगा कि एक पंचायत जो गांव स्तर पर एक फैसले को करती थी और लोग उसके फैसले को मान्य करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मुग़ल के समय में जाएंगे तो मुग़लों के समय में भी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर भी अलग अलग जो है एक व्यवस्था बनाई जाती थी जो गांव स्तर पर, फिर जिले स्तर पर, ठीक है, और ब्लॉक स्तर पर इस तरीके से काम करती थी। तो इस चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके अंदर अगर हम सब टॉपिक को देखें तो सब टॉपिक को देखने पे पता चलता है कि पहला टॉपिक क्या है कि परंपरागत जो पंचायत है और ब्रिटिश काल। परंपरागत पंचायत का मतलब हो गया कि जो वैदिक के समय में था, जो मौर्य के समय में था, जो मुग़लों के समय में था।
वो पंचायत की कैसी व्यवस्था थी, और जो जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करने आए तो ब्रिटिश काल में जो पंचायत व्यवस्था थी उस दोनों में क्या अंतर था, और क्या किस तरीके से फैसले लिए जाते थे, और क्या रोल हुआ करता था उस समय पंचायतों का गांव स्तर पर, ठीक है, और दोनों में क्या बदलाव आया, तो इस चीज़ को यहाँ देखेंगे। फिर अगर हम आगे चले तो उसके बाद जब भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है, तब यहाँ पर बात कर रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो पंचायती राज व्यवस्था हुआ, जब आप सभी लोगों को पता होगा कि 1953 में जब राजस्थान के नागौर में जो है पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया, तो उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला, क्या चीज़ें आपको उसमें फिर बाद में सुधारी गई, फिर पूरे भारतवर्ष में कैसे कैसे वो आगे बढ़ी, तो इन चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो जैसे पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जो गठित समितियां हैं, मतलब कि अब जब पंचायत कोई भी काम कर रहा है तो उसको एक मजबूत बनाने के लिए भी कौन कौन समितियां गठित की गई, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। अब जरा आगे बढ़ें तो देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार क्या बना। जैसे अगर आप देखेंगे कि एल.एम. संघवी एक कमेटी थी, एल.एम. सिंघवी, ठीक है, एल.एम. सिंघवी एक कमेटी थी। तो एल.एम. सिंघवी ने ही सबसे पहली बार कहा कि जो है पंचायतों को क्या करना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक दर्जा दे देने से इनकी पावर, इनकी शक्ति बढ़ जाती है और इनके जो न्याय करने की जो क्षमता है वो उसमें विस्तार हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि संवैधानिक आधार क्या रहा, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायतीयन जो राज व्यवस्था थी उसके संबंध में जो संवैधानिक उपबंध किए गए, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देख लेंगे कि क्या व्यवस्थाएं थी, क्या महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, तो इस चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। फिर इसी तरह अगर हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, अगर हम देखें तो पार्ट 2 में हम पाते हैं कि यह क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे ये 10 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पंचायतों के जो वर्तमान स्वरूप है, इस समय जो वर्तमान स्वरूप है उत्तर प्रदेश में के परिप्रेक्ष्य में ही हम ज़्यादातर देखेंगे, ठीक है। पहले तो एक होलिस्टिक देख लेंगे, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी देख लेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में जो पंचायत है वो कैसे काम कर रहा है। तो इसके सब टॉपिक को देखिए कि जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान क्या है और उनका स्वरूप क्या है और उनकी शक्तियाँ क्या है, इस पर बात करेंगे। पंचायतों के निर्वाचन कैसे होता है और इनमें महिलाओं के लिए या SC/STs के लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इस पर हम बात करेंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में क्या भूमिका है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है जो भारत निर्वाचन आयोग होता है, और उसके बाद उनसे अलग एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग का क्या जो है काम है, कैसे ये निर्वाचन में पंचायतों के निर्वाचन में भूमिका निभाता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे चलते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायतों की समितियाँ, तो गठन कैसे इनका होता है और इनकी जो समितियाँ होती हैं यह कैसे इनका निर्वाचन किया जाता है और कैसे ये काम करती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इनके अधिकार क्या हैं, इनके दायित्व और कर्तव्य क्या हैं, ठीक है, इन चीज़ को देखेंगे। अब जब इन सब चीज़ों को देख लेंगे तब यहाँ पर लास्ट में किसी भी व्यवस्था में कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं और उनमें लिए क्या समाधान हो सकते हैं या क्या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समाधान किए जा रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्तर प्रदेश सरकार के सामने हैं, इन सभी चीज़ों पर हम विस्तृत बात करेंगे। और अगर हम भाग 3 की तरफ चलते हैं तो भाग 3 में भी देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और इसकी जो टॉपिक्स है किससे पूछा जाएगा, तो वित्तीय स्रोत और इनकी जो कार्य योजना, मतलब पंचायतों को वित्तीय स्रोत कहाँ से मिलता है और उन स्रोत से क्या क्या कार्य किए जाते हैं, इस पर काम करेंगे। अब देखिए आइए इस सब टॉपिक पे चलते हैं। तो पंचायत स्तर पर जो संग्रहित किए जाने वाले कर हैं, जैसे कि मेला लगता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो हाट बाजार लगते हैं छोटे छोटे, उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कर संग्रहित किए जाते हैं पंचायतों के द्वारा, कौन कौन तरह के कर संग्रहित किए जाते हैं, कौन कौन से उपकर लगाए जाते हैं और पंचायतों के अन्य स्रोत क्या क्या हैं। जैसे आप देखते हैं कि गांव में कई जगहों पे छोटे छोटे बाज़ार, हाट बाज़ार लगते हैं और कई बार मेलों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आपका जो होती हैं यह पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
और अगर आप देखेंगे राज्य वित्त आयोग की कैसी संरचना है और अधिकार क्या क्या है इनके, और इनके क्या क्रियाकलाप है, मतलब कि जो राज्य वित्त आयोग जो गठन किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग की कैसी संरचना है, उसके क्या अधिकार है और क्या क्या कार्य करते हैं, उस पर बात करेंगे। फिर अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर कि जो सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय वित्त आयोग और जो पंचायती संस्थानों के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी क्या भूमिका है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको और देखने को मिला कि जो केंद्रीय वित्त आयोग है, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पर वित्त आयोग है, जो 5 साल के लिए गठन किया जाता है वो, और जो पंचायत संस्थाएं हैं उनके वित्तीय के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या जो है क्या अनुदान दिए जाते हैं, क्या उस पर जो है नियम बनाए जाते हैं, कैसे बंटवारा किया था, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। और केंद्र सरकार का जो है एक योजना है प्रदर्शन अनुदान योजना, मतलब कि परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर ग्राम पंचायत विकास योजना को देखेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पंचायत को मजबूत करने के लिए कि हमारा पंचायत वित्तीय रूप से सक्षम रहे, ताकि कभी भी कोई पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो उसके लिए पैसे भी खर्च कर सके और खुद का निर्णय ले सके, तो क्या क्या उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। यह देखने के बाद अगर हम देखेंगे तो आपको भाग 4 मिलेगा। भाग 4 में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि पंचायतों के बारे में बात कर रहा है। तो अब इसी पर हम देख रहे हैं, ये देखिए हमने ये थोड़ा कर लिया। अब कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के सशक्त करने के क्या उपाय हैं। तो अब वही बात यहाँ पर भी आ गई कि एक पूरा टॉपिक इस पर दे दिया कि इसके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो इस पर देखेंगे, पंचायत जो सिटीजन चार्टर एक्ट आया है उस पर बात करेंगे, और पंचायत सचिवालय या ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की क्या भूमिका होती है पंचायत को मजबूत करने के लिए, यहाँ पर देखेंगे। चूँकि हम ग्राम विकास अधिकारी बनने जा रहे हैं, इसलिए हमारा हर समय काम पंचायत से ही संबंधित होता है, इसलिए हमें इसके अधिकार को, इसके दायित्व को भी समझ में आना चाहिए, ताकि अपने कर्तव्यों का भी प्रॉपर तरीके से निर्वहन कर सकें। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो कॉमन सिविल सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना से क्या संबंध है, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो पंचायत स्तर पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाता है, योजनाएं कौन लॉन्च करता है, कैसे आगे बढ़ती हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखेंगे कि सरकार से चलने के बाद पंचायत उस योजना को निभाने में कौन सी भूमिका निभाता है। फिर देखेंगे कि पंचायतों में जो ई गवर्नेंस की स्थापना की गई है, तो ई गवर्नेंस किस हद तक सफल हो पा रहा है या ई गवर्नेंस से क्या लेना देना है। अब देखते हैं कि परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण जो होता है कि किसी की मृत्यु होने पर या किसी परिवार का जो आपका रजिस्टर बनता है, जिसे कुटुंब रजिस्टर भी बोलते हैं, जो आपका तहसील से बनता है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे कैसे ये बनता है और इसमें पंचायतों की क्या भूमिका इसको बनवाने में है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर समझेंगे। और अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपका सीधा 20 नंबर का क्वेश्चन आपका सीधा देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह आपका सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? यह आपका सेक्शन है, आपका 20 नंबर का है। यह है ग्रामीण विकास का योजनाएं जो चलाई जाती हैं एवं कार्यक्रम, मतलब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम को विकास करने के लिए जो जो योजनाएं चलाई हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसी में उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जैसे इसने टॉपिक दे दिया है, जैसे RGS से मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज मिशन के बारे में बात करेंगे, जो स्वच्छ भारत मिशन और जो ग्रामीण पेयजल योजना चलाया गया उसमें फेज 1 और फेज 2 उत्तर प्रदेश सरकार ने कब लागू किया, उसको क्रियान्वयन करने के लिए कौन कौन से जो है कार्य किए हैं, कहाँ तक ये योजना कार्य कर रही है, इन चीज़ों को मैं यहाँ से अच्छे से देखेंगे। और जो ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही है, यह सब आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये सब सारी जो योजनाएं हैं यह कहीं न कहीं से पंचायत के माध्यम से भी क्रियान्वयन की जाती हैं, उसमें ग्राम विकास अधिकारी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो भारत सरकार का जो पंचायती राज विभाग है एवं भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार के जो अन्य विभागों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जो अन्य योजनाएं और कार्यक्रम कैसे कार्य कर रहे हैं, मतलब कि जो भारत सरकार का जो पंचायती राज विभाग है वो और उत्तर प्रदेश सरकार का जो अन्य विभाग है, इन सब में कैसे एक सामंजस्य बैठता है और कैसे ये सब आपस में कार्य करते हैं ताकि ये प्रॉपर सभी तक ये योजनाएं पहुँचें। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रहे हैं। अब आइए जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो
जो 6वां नंबर का टॉपिक है, 6 नंबर के टॉपिक पे देखिए एक महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी। जैसे इससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस 10 नंबर में अगर आप देखेंगे इसकी टॉपिक क्या है, तो ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या भूमिका है। अब ये हम लोग जो बनने जा रहे हैं या जो भी स्टूडेंट इस चीज़ को के लिए समर्पित होने जा रहा है, इसको यह समझना पड़ेगा कि भैया हमारे कुछ दायित्व भी हैं, तो उसके लिए क्या हमारे को भूमिका निभानी है। यह देखिए जैसे यहाँ पे टॉपिक दिया है कि ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में आपकी क्या भूमिका होने वाली है। जैसे कि अगर आप ग्राम विकास अधिकारी बन जाते हैं तो अब ग्राम पंचायत के आप सचिव हो जाते हैं, तो उसके रूप में आप क्या भूमिका निभा रहे हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में अगर आप होते हैं तो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी, अगर कोई व्यक्ति जन्म हुआ है या किसी का मृत्यु हुआ है तो उसके पंजीकरण में आपका क्या रोल है, आप कैसे उस दायित्व को अच्छे से निभाएंगे। आदर्श ग्राम बनाने के लिए आपका क्या रोल होना चाहिए, कैसे आप पंचायतों को फंड देंगे दिलाएंगे, या कैसे जो है नई नई योजनाएं, नए नए विकास या नए नए मॉडल बनाने की में आपकी भूमिका हो सकती है। फिर आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका होनी चाहिए, वही चीज़ यह भी है कि क्या आप ऐसा काम करें जिससे आपका गांव, आप जिस गांव के भी आपको दायित्व सौंपा गया है उस गांव का जो विकास हो और प्रॉपर अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो ये आज हमने एक मोटा मोटी एक सिलेबस का डिस्कशन किया है। अभी सिर्फ सिलेबस को डिस्कशन किए हैं, एक भूमिका बनाए हैं, एक रणनीति बनाए हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो जो ग्राम पंचायत वाला सेक्शन है, सबसे पहले हम इसी को शुरुआत करने वाले हैं। ग्राम पंचायत को शुरुआत करेंगे और पहले इसको अच्छे से ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को यहाँ पर फिर देख लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल को देख लिया जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, कंप्यूटर को भी यहाँ पर देखेंगे और एक प्रॉपर सीक्वेंस तरीके से देखा जाएगा ताकि एक टारगेटेड हमारी तैयारी हो सके। क्योंकि 65 मार्क्स का आपका सीधे सीधे यह है और 15 मार्क्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं और 20 मार्क्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो आप सब लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।